आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कितने लेवल पर ये एग्जाम हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न को। एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम आपका 2 लेवल पर होता है। स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का आएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीएस से पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल के पूछे जाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे थे कि मैम एसएससी जेईई 2025 की अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें एक मिल जाए सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो फाइनली एसएससी जेईई 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले एक और वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि एक 1 शॉट वीडियो थी फॉर दी एसएससी जेईई 2025, जिसमें इंटायर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस एग्जाम के अराउंड। तो अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दिया है, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये एग्जाम है क्या, प्रमोशन कैसे होता है, कितनी सैलरी मिलती है, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कट ऑफ कितना जाता है सीबीटी 1 एग्जाम का, सीबीटी 2 एग्जाम का, इसका सिलेबस क्या है। इवन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको एग्जाम की 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ भी बचता नहीं है। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन एसएससी जेईई 2025, दैट इज द कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान। तो इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल गई, यहां से आपको प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो देखने के बाद अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करना रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, तो सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। उससे आप सिर्फ कंफ्यूज होगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया, एक प्रिपरेशन प्लान हो गया, ये दोनों वीडियो मोर देन सफिशिएंट है टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन। ओके, सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए। आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर आप रिपीटर हो और आप प्रिपरेशन आपका अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस 2024 में, या फिर ऐसा रहा कि आपने विदाउट प्रिपरेशन बस एग्जाम दे दिया था, नाउ दिस टाइम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कितने लेवल पर ये एग्जाम हो रहा है, इसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिलेबस की अगर आपको पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे। आप ये सोचो ना, इंजीनियरिंग कैटेगरी में एक टॉपिक पर एक एस्पिरेंट पूरी पीएचडी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी उनकी स्टडी चलती रहती है। तो इससे हमें ये समझ आता है, आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप अपने ही डिपार्टमेंट में अपनी पूरी जिंदगी स्टडी कर सकते हो। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप हर दिन हर पल कुछ नया ही सीखने वाले हो। ऐसा भी नहीं है कि रिपीटेड काइंड ऑफ कंटेंट आप पूरे साल पढ़ोगे, हर दिन आप नया पढ़ सकते हो, इतना कंटेंट है। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन होते हैं। आपके पास 7 मंथ हैं, आपके पास 8 मंथ्स हैं, उसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस, कि क्या सिलेबस है, ताकि आप उसको फिक्स कर पाएँ, उसके अराउंड अपने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ एंड एक बेटर आउटपुट जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट ईयर का कट ऑफ, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के जो 2 साल गए हैं, 2023 में एसएससी का एग्जाम हुआ, 2024 में एसएससी का एग्जाम हुआ, कितना कट ऑफ जाता है। अगर हम एक सर्टेन नंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आखिरकार हमें कितने नंबर्स चाहिए होंगे, उसकी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, देन लेवल ऑफ एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी और आप कन्वेंशनल अप्रोच रख के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपके काम का नहीं होगा। बिकॉज आपको एग्जाम का लेवल समझना पड़ेगा कि एसएससी जेईई के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेवल ऑफ एग्जाम हो गया। देन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी बट आपका कोई प्लान नहीं है कि कब सिलेबस खत्म करना है, कब क्या पढ़ना है,
हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन करना है, मीडियम वेटेड सब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन करना है, कब हमारा प्रैक्टिस का टाइम होगा, कब हमारा टेस्ट देने का टाइम होगा, कब हमारा रिवीजन का टाइम होगा। अगर ये चीज़ें प्लान ही नहीं है तो आप एकदम रैंडम जाने वाले हो, आपको खुद नहीं पता होगा कल परसों हम क्या करने वाले हैं। सो स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। एट लास्ट स्टडी मटेरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सब कुछ आपने ठीक करा, आपने बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई, आप मेहनती हो, आपने 10-10 घंटा डेली बैठ के पढ़ा, मगर जो पढ़ा वो एग्जाम के लेवल का ही नहीं था। जिससे पढ़ा उसने एग्जाम का लेवल को पढ़ाया ही नहीं, इवन उसको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था, तो उस पर्टिकुलर केस में सब कुछ सही होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा। सो क्वालिटी स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर के कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, आप जिस किताब से पढ़ रहे हो उस किताब की थ्योरी और क्वेश्चंस में क्वालिटी होनी चाहिए, आप जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट के क्वेश्चंस में क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को 360 डिग्री प्रिपेयर कर पाएँ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ओके, सो आज के सेशन में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ, यही हमारा हम कह सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट भी है। हम एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको दे दूंगी। आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरी 100% अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। लास्ट ईयर का कट ऑफ भी मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का आपको दिखाने वाली हूँ। लेवल ऑफ एग्जाम भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगी मैं। इसके बाद मैं आपको एक बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी दे दूंगी। यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस मेरे एंड से मिल जाएंगे। देखो, हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी है। कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन करेगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, फुल डे फ्री है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं बट चाहते हैं कि भाई मैम इसमें हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं काम करते हैं, घर की जिम्मेदारी है, उनकी अलग टाइमिंग्स होती है। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगी कि सुबह पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। नो, मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या बेटर स्ट्रैटेजी है या आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होने चाहिए, वो पॉइंटर्स आप बस अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर लेना। बाकी सब की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और अपने अपने हालात होते हैं, उसी के हिसाब से लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी एंड देन कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। वीडियो लेक्चर के टर्म में भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक्स के बारे में भी बता दूंगी, वही बुक्स को आपको फॉलो करना है टू गेट दी बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न को। एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम आपका 2 लेवल पर होता है। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और दूसरा आपका होता है CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ठीक है, तो 2 लेवल पर आपका यहाँ पर एग्जाम होता है। अगर हम CBT 1 की बात करें तो इसमें आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का आएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीएस से पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल के पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस आएंगे, सिविल से हो तो सिविल के 100 क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, 200 सवाल 120 मिनट, मतलब लेस देन 1 मिनट आपको देखने को मिलने वाला है फॉर ईच क्वेश्चन। तो 1 मिनट भी जिस क्वेश्चन के लिए आपको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कभी भी पेपर का लेवल देखना हो ना तो कितना टाइम दिया जा रहा है और कितने क्वेश्चन है उसको मैच करा लो। जैसे गेट का एग्जाम अगर आप देखोगे 65 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ईच क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 180 मिनट्स मिलते हैं ना, तो फॉर ईच क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिनट्स आपको मिल रहा है, 2 मिनट से भी ज्यादा का टाइम है। तो वहां पर समझ आता है कि क्वेश्चन मैम बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर देखो 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, इसका मतलब है मैम बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड होंगे, जिससे आप आसानी से टैकल कर सकते हो अगर आपने सिंसियरली स्टडी करी है। ठीक है, तो 120 मिनट्स हैं, 200 क्वेश्चंस हैं,
200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर देखने को मिलने वाला है। और अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 25%। सही आंसर पर 1 मार्क मिल जाएगा, गलत आंसर पर 0.25 आपका डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर भी नहीं दिया गया है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इजिली मैन्युअली सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर कोई भी वर्चुअल कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब आप CBT 1 का पेपर क्लियर कर लेंगे, इसका जो कट ऑफ होगा वो आप पार कर लेंगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द CBT 2 एग्जामिनेशन। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये प्योर टेक्निकल होने वाला है। मैकेनिकल से हो तो 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से आएंगे, सिविल से हो तो सिविल से आएंगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलने वाले हैं। 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और 120 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, टाइम देखो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, 120 मिनट से 100 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। तो CBT 2 में जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बेटर होती है एज कंपैरिजन टू दी CBT 1। बट इट डजंट मीन्स कि मैम यहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, यहाँ थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। दोनों ही जगह आपको 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल ही देखने को मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, जस्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने टिक कर दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, उसको आपको पढ़ना है, देन यू नीड टू गेट द आइडिया कि भाई उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, बट लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है आपका CBT 2 एग्जाम का, ठीक है। 300 मार्क्स का ये आपका पेपर है, मतलब पहले आपकी लड़ाई 200 नंबर के लिए होगी, फिर आपकी लड़ाई 300 नंबर के लिए होने वाली है। 100 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स है, तो यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सही करोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत करा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गलत करने पर 1 नंबर आपका कट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी दे दिया गया है, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न अब आपको पता है, CBT 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, CBT 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, ईच एंड एवरीथिंग नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पॉइंट, सिलेबस क्या है मैम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। और टॉपर्स की मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से बहुत सारे टॉपर्स आ रहे हैं, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। रीजनिंग में 50 नंबर की रीजनिंग आपकी आती है, मतलब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना 200 क्वेश्चन, 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर का GS है, और 100 नंबर का टेक्निकल है। तो जो टॉपर करके आते हैं वो 44-45 क्वेश्चन सही करके आते हैं, और करना पॉसिबल भी है, क्योंकि बड़ा बेसिक सी रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं टॉपर का भी रेफरेंस आपको देती हुई चलूंगी। जनरल स्टडीज हो गया, 50 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज के देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सिर्फ CBT 1 में आती है, जनरल स्टडीज भी आपके CBT 1 में आती है, एंड टेक्निकल अगर आप देखोगे तो दोनों में देखने को मिलेगा। CBT 1 में 100 मार्क्स का टेक्निकल है, और CBT 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 300 मार्क्स का टेक्निकल है, यहाँ 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है, सिर्फ मार्किंग का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 ही डिपार्टमेंट है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ GS के सिलेबस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, GK है, एंड करंट अफेयर्स है। सो दिस इज द इंटायर सिलेबस ऑफ द GS। अब आपको देखने को मिलेगा कि मैम सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, पूरा रीजनिंग पढ़ना है, देन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मैम कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा GS में ये वाला नॉन टेक वाला पोर्शन रखा है। देन मैम टेक्निकल में देखें, सिविल में अगर मैम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल में 10 to 12 सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं। कितना सारा सिलेबस हो गया है। तो देखो, अगर आप सिलेबस देखोगे तो डेफिनेटली सिलेबस काफ़ी सारा है, बट वो सिलेबस को आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, सरफेस लेवल पर ही सारा सिलेबस आपसे पूछा जाता है। मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री आपके UPSC के एग्जाम में भी आती है, बट वहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इवन अगर आप SSC CGL वगैरह के एग्जाम देखोगे, वहाँ पर भी नॉन टेक पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपकी रीजनिंग आती है, बट वहाँ लेवल बहुत हाई है, यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सो बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इन सब्जेक्ट्स में गेन कर लेंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको टॉपर का बताया कि रीजनिंग में भाई वो 44-45 बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। जनरल स्टडीज में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट से मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैम मेरे GS में 30 मार्क्स आए हैं,
35 मार्क्स आए हैं, क्योंकि इंजीनियर्स है ना, टेक्निकल में तो अच्छा स्कोर करते हैं, रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करते हैं, बट जीएस में कहीं ना कहीं 30 से 35 मार्क्स से ज़्यादा पहुंचना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इतना ही आप भी टारगेट कर सकते हैं। और ये जो टॉपर्स हैं ये अभी प्रेजेंट टाइम पर CPWD, CWC एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके से परफॉर्म करके गए हैं और आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। ठीक है, नाउ मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया, इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको एंटायर सिलेबस बता दिया। सिलेबस को मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। और ये जो PDF है ये ऑफिशियल PDF है सिलेबस की, मतलब अभी तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट्स में भी जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं उसको भी यहाँ पर मैंशन करा गया है। तो ये जो ऑफिशियल PDF आपको देखने को मिल रही है इसको मैं मेडीजी के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अपलोड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। आप देख सकते हो पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पेपर 1 का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करा था, तो मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, बट हाँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पढ़ना है इस PDF में दिया है। इसी के अंदर रह के मैंने आपसे बोला था ना सिलेबस अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है, तो यही है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उससे आप अपना टाइम बचा पाओगे। इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं इंटायर सिलेबस दिया है। जनरल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो ये देखो आप सिविल इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है, ठीक है, पूरी PDF में। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा सिविल का है, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, जो आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस है पूरा एंटायर सिलेबस यहाँ पर पूछ लिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इरिगेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बेसिक कंसेप्ट हो गया, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन मैकेनिकल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछी जाती है SSC JEE के एग्जाम में। मैकेनिकल में देख सकते हैं जो एंटायर आपका बेसिकली डिज़ाइन वाला पार्ट है जिसमें सोम मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन, टोम आ जाता है। थर्मल वाला पार्ट है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, RAC, IC इंजन हो गया। देन आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें आपसे प्रोडक्शन पूछी जाती है, मटेरियल साइंस पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सिलेबस मेंशन है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर सिलेबस जो आपको होपफुली बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया एंड लॉन्ग में भी मैंने आपको दिखा दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न मैम अब क्लियर है इस एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ पैटर्न के साथ साथ मैम सिलेबस में भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाउ लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2023 और 24 डिपार्टमेंट क्या लिखा हुआ है, सिविल। आप देख सकते हो अनरिजर्व का कट ऑफ 108 गया था और यहाँ देख सकते हो 122। तो हर साल कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। ठीक है, हाँ अगर पेपर का लेवल बड़ा टफ आ गया तो हो सकता है कि थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें, बट हाँ आपको तैयारी जो है ना वो मैक्सिमम मार्क्स के लिए ही करनी है। स्पेशली SSC JEE में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि CBT 1 में तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। 200 नंबर का पेपर है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 180 नंबर लेके आने। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट आपका बनता है तो CBT 1 के भी मार्क्स ऐड होते हैं और CBT 2 के मार्क्स भी ऐड होते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मार्क्स के बेसिस पर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो बच्चों का सपना होता है कि CPWD में काम करें, CWC में काम करें, MES मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से अच्छे डिपार्टमेंट्स में वो जाना चाहते हैं जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि जो CBT 1 का पेपर है 200 क्वेश्चन है, 120 नंबर है, तो इसका मतलब है CBT 2 के कंपैरिजन में CBT 1 इजी है। अगर इजी है तो ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें ताकि CBT 2 एग्जाम के मार्क्स जब आपके टोटल नंबर कंबाइन हो तो आपको वो नंबर मिल जाए जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ हो गया कि भाई अगर 200 नंबर का पेपर है तो 108 में ही आपको सिविल का कट ऑफ, मतलब 50%। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 60%, 122.92 अनरिजर्व गया है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे SC का 89, यहाँ 101, ST का 87, यहाँ 97, OBC का 106, यहाँ 116, और कैंडिडेट्स कितने थे वो भी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ हो गया सिविल का। सिमिलरली मैकेनिकल का जरा देखिए, 2023 का देखिए, अनरिजर्व का गया था 131 और 2024 में भी देख सकते हैं 132।
तो मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा और यही इलेक्ट्रिकल का भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो आपको हमेशा कंबाइन देखने को मिलता है इन एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एससी में 116 है तो यहाँ पर 112 है, वहाँ 105 है, यहाँ 101 है। एसटी का ओबीसी का भी आप देख सकते हैं 131, यहाँ पर भी आपको 131 देखने को मिलने वाला है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस एंड अदर जो कैटेगरीज हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने को लग रहा है कि मैम सिविल में 60% मार्क्स स्कोर करने पर सिलेक्शन हो जाता है सीबीटी 1 में, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 60-70% मार्क्स स्कोर करने पर सिलेक्शन हो जाता है। मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपैरिजन टू दी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो मिनिमम मार्क्स हो गए जो आपको चाहिए ही चाहिए। मैंने तो आपको बोला है कि आप मैक्सिमम मार्क्स की तैयारी करिए, क्योंकि यही मार्क्स आपको फाइनली हेल्प करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ कट ऑफ भी क्लियर हो गया माइंड में। अब समझते हैं अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एग्जाम। तो लेवल ऑफ द एग्जाम में पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, देन आई विल शो यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, डेफिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला से क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला से बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की, बट रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका सेमेस्टर में काम करता है। इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रट्टाफिकेशन काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट को समझना है, आपके पास बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, बट कन्वेंशनल नहीं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्योरली थ्योरेटिकल देखने को मिलने वाले हैं। 10% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके स्मॉल न्यूमेरिकल्स होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिपीटेड नेचर ऑफ क्वेश्चन है, और ये सबसे बढ़िया बात होती है, क्योंकि आपने अगर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, सेट ऑफ बुक्स को सॉल्व कर लिया, तो आपको लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन और इवन 20-30% ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड सेम फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे गेट में होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काइंड ऑफ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट गेट में अगर आप देखोगे तो हर साल न्यूली डिजाइंड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ वैसा नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट बात है कि अगर आप मेहनती हो, ठीक है, आप भले ही एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप मेहनती हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन करना जानते हो, आप गोल को आप क्लियर कर सकते हो अपने, आप डेडिकेटेड हो, तो आप एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि सब कुछ रिपीटेड नेचर का है, और जो मेहनती इंसान होता है वो आराम से हर चीज़ को सीख के वही सेम चीज़ फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो रिपीटेड नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, रिक्वायर्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स नॉट इन डेप्थ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। आपको सिलेबस देखने में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट सरफेस लेवल पर ही आपको सब कुछ पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। सिंपल सिंपल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये हमारा इस पूरे सेशन का मेन डिस्कशन होने वाला है। जनरली स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली सिलेबस कंप्लीशन से कनेक्ट कर देते हैं कि मैम ये पैटर्न समझ आया, ये सिलेबस समझ आया, ये कट ऑफ समझ आया, ये लेवल समझ आया, चलो तैयारी शुरू कर देते हैं। जबकि आपको पता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है ये एक मेंटल लेवल पर भी प्रिपरेशन है, ये आपकी एक फिजिकल लेवल पर भी प्रिपरेशन है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, जब तक आप फिजिकली प्रिपेयर नहीं होगे, तब तक आप सिलेबस कंप्लीशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप मेंटली तौर से प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मंथ्स तो डेडिकेशन था, कुछ मंथ्स तो मोटिवेशन था, बट जैसे जैसे थोड़ा प्रेशर बढ़ा, जैसे जैसे मेहनत बढ़ी, जैसे जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली लगने लगा कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे बस की बात नहीं है, चलो प्राइवेट में जॉब कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंटली तौर से आप पूरे प्रिपेयर होने चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। मैं मतलब मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे भरोसा रखती हूँ, क्योंकि जो डिसिप्लिन बंदा है ना वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन से हमेशा डिसिप्लिन मिले, बट डिसिप्लिन से आपको हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेंटली तौर से अपने आप को ये बात भी समझानी पड़ेगी कि देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइफ चेंजिंग एग्जाम है, इसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन।
मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये मानसिक तौर पे तैयारी आपकी चल रही है, ये मेंटल प्रिपरेशन आपकी चल रही है। तो सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। देन फिजिकल प्रिपरेशन क्या है, जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो इनिशियली तो मैंने आपको बोला है कि गो स्लो, क्योंकि जब हम इनिशियली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई अब तो निकाल देंगे एग्जाम, करेंगे 10 घंटे डेली तैयारी। अब इससे पहले तो 2 घंटे भी नहीं बैठते थे, 2 घंटे भी सिटिंग हैबिट नहीं थी, एंड सडनली कुछ वीडियोस देख ली, सारी चीज़ें एकदम चमकती हुई नज़र आने लगी, एंड हमें लगने लगा कि हम ही हैं जो इस एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, और अगले ही दिन से 10 घंटा डेली बैठना शुरू कर दिया। तो उससे होगा क्या, फटीग होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको अपने आप को फिजिकली भी प्रिपेयर कराना पड़ेगा, आपको धीमे धीमे अपनी सिटिंग हैबिट बनानी है। इनिशियली आपने सोचा कि भैया इनिशियली हम 3-4 घंटे तैयारी करेंगे, 3-4 घंटे की प्रिपरेशन प्लान बनाया, जैसे जैसे 2-3 महीना गुजर गया, देन उस नंबर को आपने थोड़ा सा इंक्रीज करा, 5-6 आवर्स आप पढ़ने लगे। अब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है 5-6 आवर की सिटिंग के लिए। देन उसके बाद आपने लास्ट में जो है ना 8 to 10 आवर्स उसको कर दिए, एंड लास्ट के जो 1 मंथ या 2 मंथ्स बचे थे, देन उसके बाद आपने 24/7 शेड्यूलिंग कर ली, मतलब 10-15 घंटे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो इस तरीके से जो पर्सन जाता है ना प्रिपरेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर, तो वो कभी भी ब्रेकडाउन फील नहीं करता है। अगर आप इनिशियली ही 10 घंटे पढ़ने लगे तो बस 2 महीना मेंटेन कर पाओगे, तीसरे महीने मन लगना बंद हो जाएगा, डिमोटिवेशन आने लगेगा, आप पर्पस खोजने लगोगे, मतलब जो मेंटल प्रिपरेशन चाहिए थी वो मेंटल प्रिपरेशन भी मिसिंग है, एंड देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड द पर्पस कि भाई मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, ऐसे भी सवाल उठने लगेंगे, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि हमें ये क्यों करना है, और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, तो यहाँ पर भी आपको एक जिद चाहिए, एक जिद और एक जुनून चाहिए, तभी आप उतना लंबा जो एक ड्यूरेशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। देन फिजिकल प्रिपरेशन भी, कि हम क्या खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, सिटिंग हैबिट्स किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज हम यहाँ डेली बेसिस पर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें प्लान आउट करिए। यही स्ट्रैटेजी है, यही प्लान है किसी भी एग्जाम को निकालने का, कि भाई हमें प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल भी अपनी मेंटेन रखनी है, हमें फूड हैबिट भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी कुछ महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए, उसके बाद तो जो खाना है वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी सिटिंग हैबिट को भी बिल्ड करना है। सिटिंग हैबिट बिल्ड करी जाती है, कोई बचपन से सीख के नहीं आया 10 घंटे बैठना, ठीक है, बट ये सीखा जाता है कि 10 घंटे बैठना कैसे, धीमे धीमे आदत बनाई जाती है। वो आदत बनाना भी काइंड ऑफ फिजिकल प्रिपरेशन है, एंड देन योर सिलेबस कंप्लीशन प्रोसेस विल स्टार्ट, ठीक है। तो इनिशियली जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप स्लो जाओ, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या 40 घंटे पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, बट आई विल सजेस्ट कि जो फर्स्ट 3 मंथ हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपके पास ऐसा नहीं है कि 4 सब्जेक्ट लगे हुए हैं कि मैम इनका रिवीजन भी करना है, आपको सिर्फ क्लासेस करनी है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है यू हैव टू फोकस ऑन दी सिलेबस कंप्लीशन ओनली। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट 3 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द मंथ्स जो हैं वो आपके काफ़ी ईजी जाने वाले हैं। तो इनिशियली आई विल सजेस्ट कि छोटे छोटे चंक्स में आप पढ़ाई करना शुरू करिए। 2-2 घंटे के स्लॉट्स आप बना सकते हो, ठीक है, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, एक स्लॉट में टेक्निकल पढ़ो, एक स्लॉट में आप नॉन टेक्निकल पढ़ो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, टेक्निकल में कंफर्टेबल फील करते हैं, टेक्निकल समझ आना आसान होता है, तो वो सोचते हैं कि मैम एक काम करते हैं, इनिशियली सिर्फ टेक्निकल पढ़ते हैं एंड लास्ट के 2 महीने में हम जीएस और रीजनिंग को कवर कर लेंगे। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जीएस और रीजनिंग भी 50% का वेटेज रखता है। मतलब 200 नंबर का पेपर आ रहा है ना, तो सिर्फ 100 नंबर का टेक्निकल है, बचा हुआ जो 100 नंबर है वो जीएस और रीजनिंग से मिल रहा है। तो कहीं किसी भी एंड से कम तो नहीं है। कंपटीशन में देखोगे तो 50% का कंपटीशन आपके टेक्निकल को दे रहा है, तो आप इसे स्किप तो नहीं कर सकते कुछ मंथ्स के लिए ना, तो साथ में लेके चलो। भले ही इसके जो आवर्स हैं वो आप थोड़े कम कर सकते हो, 1.5 आवर 2 आवर्स इनिशियली, देन उसके बाद जो है टेक्निकल के आवर्स आप बढ़ाते चले गए, टेक्निकल में ज़्यादा कमांड करते चले गए, एंड विद इन 6 मंथ और 4 मंथ आई कैन से आप आराम से 2-2 घंटे डेली पढ़ के रीजनिंग वाला पार्ट एंड जीएस वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, डेली बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50-50 क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करते जाइए, 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, एंड जीएस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ ट्राई टू फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। जब ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए,
जब ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए देन बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन, वेरी डेंजरस। अगर आपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं और उसका प्रॉपर रिवीजन करा है, एक बच्चे ने 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं, कुछ रिवीजन नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं है, वो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला जो स्टूडेंट होगा वो बेटर मार्क्स गेन करेगा कंपेयर टू 10 सब्जेक्ट, क्योंकि उसने जो 5 सब्जेक्ट पढ़े उसको उसने रिवाइज करा, प्रैक्टिस करा, उसको आते हैं वो सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन जब उसके सामने आते हैं तो वो सॉल्व कर पाता है। उसका सिलेबस कंप्लीट था, दूसरे वाले स्टूडेंट का 10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका था वो, मगर सवाल एक भी नहीं बनता था। तो सिलेबस कंप्लीशन मैटर नहीं करता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको आप कितना रिटेन करा पा रहे हैं, उसके अराउंड आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, उन सब्जेक्ट्स पे आपने कमांड कितनी करी है, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ फोकस करने के बाद आप 30% ऑफ द टाइम रिवीजन में दीजिए। ठीक है, सपोज आफ्टर 3 मंथ यू आर स्टडिंग लेट अस कंसिडर 7 आवर्स और 8 आवर्स पर डे, तो उसमें से 30% ऑफ द टाइम जो है वो आप रिवीजन में दे दीजिए एंड 70% ऑफ द टाइम आप सिलेबस कंप्लीशन में दीजिए, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन में आप दीजिए, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे 5 महीने कंप्लीट हो गए तो 50% ऑफ द टाइम रिवीजन कर रहे हैं, 50% ऑफ द टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। 6 महीने हो गए तो रिवीजन का परसेंटेज बढ़ाते जाना है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा रिवीजन के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, ये आपका बढ़ता जाएगा, ये आपका घटता जाएगा। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, 80% ऑफ द टाइम रिवीजन कर रहे हैं, 20% ऑफ द टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, 100% सिलेबस तो वैसे भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। और अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, सो नोट्स मेकिंग कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, नोट्स मेकिंग। ठीक है, नोट्स मेकिंग जो है ये आपकी कंपलसरी पार्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि हमने ऑनलाइन क्लास कर ली एंड देन उसके बाद फिर नोट्स का क्या करेंगे, पीडीएफ दे देते हैं टीचर, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लेंगे या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेंगे, तो आपकी जो मेमोरी है वो बिल्ड नहीं हो पाएगी। फिर शिकायत आपको ये रहेगी कि मैम हम पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं रहता है, मैम हम पढ़ते तो हैं मगर भूल जाते हैं। तो ये सारे शब्दों का जो निर्माण हुआ है ना, वो यही सारी लापरवाहियों की वजह से हुआ है। नोट्स मेकिंग करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो वैसे भी आपकी एक अच्छी मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, एक पिक्चर माइंड में सेट हो जाती है जब आप कोई चीज़ लिखते हो। ठीक है, तो काइंड ऑफ रिवीजन है ये, नोट्स बनाइए, भले ही हरा नीला लाल पेन मत यूज़ करिए, सिंगल पेन से बनाइए, रफ बनाइए, कौन सा आपको उसको म्यूजियम में लगाना है आपको खुद समझना है, इतना लिख दीजिए कि आपको समझ आ जाए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये मेरी एक कंप्लीट टिप है आप सभी लोगों के लिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने आवर्स को आप डिसाइड करिए, सिलेबस को देखिए, अपने मेंटल लेवल को देखिए एंड देन आइडेंटिफाई करिए कि कितने टाइम में आप वो सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। कोई दिमाग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसका टेक्निकल में पहले से अच्छा कमांड है, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो रीजनिंग में बहुत अच्छा होगा, किसी की जीएस बहुत अच्छी होती है। तो अपने लेवल के हिसाब से आप ये डिसाइड करिए कि कितने टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। बट जब आप शुरू करेंगे तो फर्स्ट 3 मंथ्स यू नीड टू फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम सिलेबस इन फर्स्ट 3 मंथ्स एंड आफ्टर दैट रिवीजन पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको कुछ घंटे अपनी दिनचर्या में रिवीजन के फिक्स ही करने हैं। एंड वेन एवर यू आर डूइंग द रिवीजन, इट डजंट मीन्स यू आर ओनली रिवाइजिंग द नोट्स। With the help of notes you can do the revision, with the help of question practice you can do the revision, with the help of test series you can do the revision. So you have to decide when you should pick the books or your notes, when you should solve the questions and when you should give the test series. वो आपको अपने लेवल के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पर आपको लग रहा है कि नहीं कमांड बहुत कम होती जा रही है, हम भूलते जा रहे हैं, देन गो फॉर द रिवीजन विद द हेल्प ऑफ नोट्स। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सब्जेक्ट याद है, देन गो फॉर द रिवीजन विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी अच्छी बात बन गई, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, यू विल गेट सम न्यू क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड उसके बेसिस पर आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रिपरेशन प्लान फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी रिसोर्सेज, क्वालिटी लेक्चर्स, practice books and test series, all these things plays a very important role in the selection। तो मीडिजी के प्लेटफॉर्म पर आपको तीनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हमारा JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द SSC JEE एग्जाम प्रिपरेशन।
डेडिकेटेड आरआरबी की प्रिपरेशन करनी है, आरआरबी का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप वर्किंग स्टूडेंट हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपको लगता है हम लाइव में नहीं क्लासेस कर सकते, हमें अपने टाइम पीरियड पर क्लासेस देखनी है, यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो फॉर द एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन प्रैक्टिस बुक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनिशियली जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो एसएससी जेईई पीवाईक्यू हो गए, ठीक है, एसएससी जेईई पीवाईक्यू हो गए। देन ईएसी के जो प्री के क्वेश्चंस हैं सारे नहीं लगाने हैं, आपके एसी का सिलेबस अलग है, एसएससी का सिलेबस अलग है, बट इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, इसमें जो सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेने हैं, इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, और इसमें और भी बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स लगाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको वो छोड़ते जाना है, अपने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस को पिक करना है, उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सीबीटी 2 में अक्सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, एंड ईएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले वो वन ऑफ द बेस्ट क्लैरिटी आपको देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। इसी के साथ साथ अदर एई एंड जेई। अब एई की जब मैं बात कर रही हूँ ना तो छोटे वाले क्वेश्चंस, एई में भी आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट इज नॉट रिलेवेंट विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो एई एंड जेई के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, और ये आप अपना लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। पहले तो आप इन्हीं दोनों पर फोकस करिए, और जब आप मेडिजी के लेक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको सीपीक्यू की पीडीएफ दी जाती है, कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाती है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट वेटेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर सॉल्व करनी है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको अर्ली रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हो कि प्रिपरेशन की जर्नी आसान हो जाए, सो दिस इज़ द हेल्पिंग हैंड फॉर यू। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, सिलेबस जल्दी आपका कंप्लीट होगा, फैकल्टी की गाइडेंस आपके साथ रहने वाली है, प्रैक्टिस बुक्स मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं, एंड एट लास्ट यू हैव टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। तो फर्स्ट 3 मंथ तो टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आफ्टर दैट वंस यू विल स्टार्ट द रिविजन यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ताकि आप अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई करके इंप्रूव कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा भी आई नो आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू पर्सनली, और आप मेरे से टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।